हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज की इस वीडियो हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो हमारा पार्ट 6 वीडियो है। और इस वीडियो हम लोग 15 जून 2023 के शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, उन सभी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द गवर्नर इज इंटरेस्टेड विथ पार्डनिंग पावर्स विच इंक्लूड द पावर टू। तो गवर्नर को, जो इंडियन गवर्नर है होते हैं स्टेट्स के, उनको कुछ पार्डनिंग पावर्स जो है तो दी गई हैं, क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। तो उनमें से यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन कौन सी शक्तियां इंक्लूड हैं जो गवर्नर को दी गई हैं। पहला, सस्पेंड द सेंटेंस, यानी जो सजा दी गई है उसको सस्पेंड कर सकता है गवर्नर। दूसरा है कम्यूट द सेंटेंस, जो सेंटेंस दी गई है, सजा दी गई है, उसको कम्यूट कर सकता है, यानी उसका जो फॉर्म है उसको परिवर्तित कर सकता है, उसको लेसर फॉर्म की जो सजा है उसको दे सकता है, कम सजा। ग्रांट रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, यानी जो पनिशमेंट दी गई है उसको कम कर सकता है, उसका ड्यूरेशन को कम कर सकता है, या उसकी जो सेवियरिटी है उसको कम कर सकता है। और ग्रांट पार्डन, यानी जो सजा दी गई है उसको माफ कर सकता है। तो इस प्रकार देखें तो गवर्नर के पास जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति की शक्तियों के लगभग समान ही होती हैं। केवल मृत्युदंड की जो सजा होती है उसको राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, गवर्नर जो स्टेट्स के होते हैं वो उसको माफ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए वो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है ABCD, यानी सभी जो यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी इंक्लूड कर की जाती हैं गवर्नर की पार्डनिंग पावर में, क्षमादान शक्तियों में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ABCD। तो इंडियन गवर्नर ऑफ जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं उनको पार्डनिंग पावर दी गई है आर्टिकल 161 में। तो याद रखिएगा, जो गवर्नर की शक्तियां दी गई हैं, क्षमादान शक्तियां, वो किस आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो आर्टिकल 161 में ये दी गई हैं, जिसमें इंक्लूड करता है आपका सस्पेंशन, कम्यूटेशन, रिमिशंस और पार्डनिंग पावर है। ठीक ना? तो यहाँ पर सभी जो ऑप्शंस दिए गए थे वो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं, वो केसेस किस ऑर्डर में घटे हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है? तो पहला केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ये आपका होता है 1973 में। फिर दूसरा है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और ये आपका होता है 1980 में। गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस होता है ये आपका 1967 में होता है। और मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस होता है ये आपका 1978 में होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो सेकंड नंबर ऑप्शन CADB होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस होता है वो 1967 में होता है, और इस केस के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे, ये प्रोविजंस, ये जस्टिफिकेशंस दिया गया था। तो फंडामेंटल जो राइट्स है उनका वायलेशन नहीं किया जाना चाहिए जो पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किए जाते हैं। दूसरा जो केस हुआ था वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस हुआ था 1973 में, और इस केस में ये डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के द्वारा जो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की, उसको लिमिट किया गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको जो तो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। इसी प्रकार मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था वो 1978 में हुआ था, और इस केस के तहत आर्टिकल जो 21 है जिसमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया है उसको इंटरप्रेटेट किया गया था, और उसके जो तो दायरे में कई और जो फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक जो हमारे ह्यूमन राइट होते हैं उनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है? और मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस होता है वो 1980 में होता है, और इस केस के द्वारा रीइंफोर्स किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। साथ ही साथ जो जुडिशियल रिव्यू पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था उसको भी इस इसके द्वारा जो है तो स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, इस पर समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग दीज रेजोल्यूशन वर नॉट कंसर्न विथ माइनॉरिटी राइट्स। तो यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हैं आपको बताने हैं इनमें से कौन से ऐसे हैं रेजोल्यूशन है जो माइनॉरिटी राइट्स से कंसर्न नहीं रखती।
तो पहला ऑप्शन था नेहरूज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट जो 1928 में आया था। दूसरा ऑप्शन है कराची रेजोल्यूशन जो 1931 में आया था। तीसरा है मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शंस ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट बिल 1986 में जो आया था। और ट्रिपल तलाक बिल जो 2018 में आया था। तो यहाँ पर जितने भी आपको रेजोल्यूशंस दिख रहे हैं या एक्ट या बिल दिख रहे हैं, वो सभी जो है तो कंसर्न है माइनॉरिटी राइट्स से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो इनमें से कोई भी जो है तो करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव जो है वो कंसर्न करते हैं माइनॉरिटी राइट्स से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेहरू का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट आया था 1928 में, ये एडवोकेट करता था ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्व सीट। और ये रिजर्व सीट किसके लिए थी? माइनॉरिटीज के लिए। इस प्रकार माइनॉरिटीज के लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशंस की बात की जा रही थी नेहरू के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट के द्वारा। इसी प्रकार कराची रेजोल्यूशन जो 1931 में आया था, ये भी इंफेसिस करता था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट अलॉन्ग साइड विथ फंडामेंटल राइट लाइक इक्वलिटी और फ्रीडम्स के, जैसे ही इनके माइनॉरिटी जो राइट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन करने की बात करता है कराची रेजोल्यूशंस। द मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 जो आया था, इसमें भी जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उनके जो राइट्स होते हैं सेफगार्ड करने के लिए इस बिल को लाया गया था। तो ये भी मुस्लिम माइनॉरिटीज कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, ठीक ना। और ट्रिपल तलाक बिल 2018 का जो आया था, इसमें भी मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से बचाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए, जेंडर जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, स्पेशली माइनॉरिटी ग्रुप जो मुस्लिम हैं उनके लिए ये लाया गया था। तो ये भी जो है तो बिल जो है तो माइनॉरिटी राइट से कंसर्न करता है। तो यहाँ पर सभी जो आपके दिए गए थे वो सभी माइनॉरिटी राइट से कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपको डीपीएसपीज दी गई हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है वो किस ऑर्डर में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके आधार पर आपको अरेंज करना है। पहला है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आपके 40 में दिया गया है, ठीक ना, आर्टिकल 40 में। इसी प्रकार टू सिक्योर द राइट टू वर्क, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41 में दिया गया है। टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, ये आपका आर्टिकल 42 में दिया गया है। और टू सिक्योर अ लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये आर्टिकल 43 में दिया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट क्रोनोलॉजी होगी ABCD ही होगी, यानी कि जो सेकंड नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शंस दिया गया है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। तो डीपीएसपी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 40 जो है तो विलेज पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 41 जो है तो सिक्योर करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। आर्टिकल 42 कहा जाता है कि टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। और आर्टिकल 43 जो है तो टू सिक्योर द लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स, ये जो है तो आपके करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। हु सेड दैट नेशनल प्रोग्राम कैन नॉट बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी एंड इफ द पीपल वांट इट लेट देम elect astrologers to govern the country and if they believe in astrology out of ignorance let us combat it। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नेशनल प्रोग्राम होते हैं वो किसी आइडियोलॉजी के द्वारा फिक्स नहीं किए जाना चाहिए। यदि पीपल ऐसा चाहते हैं, जनता यदि ऐसा चाहती है तो उन्हें एस्ट्रोलॉजर्स को इलेक्ट करना चाहिए कंट्रीज को गवर्न करने के लिए। और यदि वो बिलीव करते हैं इन एस्ट्रोलॉजी तो उन्हें इग्नोरेंस के साथ जो हो तो जीना चाहिए ना, अंधकार। तो अंधकार से मुक्ति जो इग्नोरेंस है, लोगों की अज्ञानता है, उससे मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। और कहते हैं साइंटिफिक जो तरीके हैं, जो रीजनल तार्किक तरीके हैं, उनसे जो है तो कंट्री को गवर्न किया जा सकता है, ना कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ठीक ना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो ये जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने जो साइंटिफिक टेम्पर और रेसलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था अपनी इस जो स्टेटमेंट है उसके द्वारा। और उनका मानना है कि सुपरस्टिशंस और अनसाइंटिफिक जो वैल्यूज होते हैं उनको क्रिटिसाइज ये करते हैं।
जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी आता है। नेहरू जी का मानना है कि जो नेशंस की पॉलिसीज होनी है, प्रोग्रेस है, वो रीजन्स के द्वारा होने चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होने चाहिए, ना कि किसी सुपरस्टिशंस या किसी भी प्रकार के अनसाइंटिफिक बिलीफ से होने चाहिए। तो इसी चीज को ये कोट जो है तो रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर रिक्वायर्ड टू मूव ए मोशंस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ ए जज। तो किसी भी जज के इम्पीचमेंट के लिए राज्यसभा को कितने जो है मिनिमम मेंबर्स की जरूरत होती है कोई भी रिजोल्यूशन को जो है तो मूव करने के लिए? तो ये 50 मेंबर्स की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो कोई भी जो इम्पीचमेंट का मोशंस है उसको मूव करने के लिए राज्यसभा में एटलीस्ट 50 सीट्स की आवश्यकता होती है। वहीं पर लोकसभा में 100 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। कम से कम 100 या मेंबर्स जो है वो अगर उस रेजोल्यूशन को मूव करते हैं इम्पीचमेंट को, तो उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124(4) में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो आर्टिकल 21 के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो पहला है राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ये आता है। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी आपका आता है। राइट टू लाइवलीहुड, ये भी आता है। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज, ये आर्टिकल आपके 21A में आता है और वहां भी एज क्या है 14 ईयर्स है, ना कि 16 ईयर्स। तो ये डी नंबर आपका इसमें नहीं आता। और राइट टू रेपुटेशन, ये भी आपका आता है। तो यहाँ पर A, B, C और E जो है ये आपके आते हैं। डी नंबर जो आता है वो आपका यहाँ पर नहीं आता। तो ठीक ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन A, B, C, E ऑनली, ठीक ना। तो आर्टिकल 21 हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। और जजुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के द्वारा इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। इसमें कई सारे जो राइट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपके आते हैं राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ठीक है, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपका आता है, राइट टू लाइवलीहुड भी आता है और राइट टू रेपुटेशंस भी आता है। लेकिन राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 16 ईयर्स ये इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ये आर्टिकल 21A में है, जहां इसमें कहा गया है 14 ईयर्स तक, ना कि 16 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्पेशल पावर ऑफ द गवर्नर्स टू वेरियस स्टेट। तो गवर्नर्स को स्पेशल पावर दी जाती है कुछ स्टेट्स में, लगभग ये 11-12 स्टेट्स हैं। तो आपको बताना है उनमें से कौन सी जो स्पेशल स्टेट में स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं गवर्नर को। महाराष्ट्र में सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए, जहाँ गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है, ठीक ना। तो ये सही है, करेक्ट है। तेलंगाना में सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड दिया गया है रायलसीमा रीजन्स के लिए। तो ये रायलसीमा रीजन्स जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ना कि तेलंगाना में है। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। आसाम को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स के लिए दिया गया है, ठीक ना। यहाँ भी गवर्नर को दिया गया पावर। और साथ ही साथ मणिपुर में भी दी गई है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज इन द स्टेट्स। तो हिल एरियाज जो स्टेट्स के हैं वहां पर गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है। तो यहाँ पर आपको जो इनकरेक्ट पूछा गया था, यहाँ पर कौन से इनकरेक्ट है इसके रिगार्डिंग, स्पेशल पावर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर सेकंड नंबर जो ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। यहाँ पर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ रायलसीमा नहीं दिया गया है, बल्कि ये जो रीजन्स है वो आंध्र प्रदेश का रीजन्स है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश का रीजन है। महाराष्ट्र में गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन्स के लिए। आसाम में भी दी गई है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत गवर्नर को स्पेशल पावर। और इसी प्रकार मणिपुर में भी दी गई है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज इन द स्टेट। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से मैं जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।